नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ीगढ़ MTV देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को मिली बड़ी जिम्मेदारी। असम में विधायक दल चयन के सह प्रभारी नियुक्त। बीजेपी का बड़ा फैसला। कुरुक्षेत्र में नारी शक्ति वंदन अधिनियम सेमिनार में पहुंचे सीएम सैनी। आज धर्मनगरी में मुख्यमंत्री के कई कार्यक्रम। कुरुक्षेत्र में गौशाला चारा अनुदान राशि वितरण समारोह। सीएम नायब सैनी ने समारोह में की शिरकत। 228 करोड़ 58 लाख की चारा अनुदान राशि की जारी। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा से बड़ी खबर सामने आई है। भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण संगठनात्मक फैसले के तहत हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को असम में विधायक दल का नेता चुनने की प्रक्रिया के लिए सह प्रभारी नियुक्त किया गया है। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व द्वारा लिया गया यह निर्णय आगामी राजनीतिक रणनीतियों और राज्य में नेतृत्व चयन को सुचारू रूप से संपन्न कराने के उद्देश्य से किया गया है। इसी के साथ भारतीय जनता पार्टी के संसदीय बोर्ड ने असम में पार्टी विधायक दल के नेता के चुनाव हेतु जगत प्रकाश नड्डा, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री और रसायन एवं उर्वरक मंत्री भारत सरकार को केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। सूत्रों के अनुसार सीएम नायब सिंह सैनी को यह जिम्मेदारी उनके संगठनात्मक अनुभव और प्रशासनिक क्षमता को देखते हुए सौंपी गई है। वे असम में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ समन्वय स्थापित कर विधायक दल के नेता के चयन की प्रक्रिया को पारदर्शी और सर्वसम्मति से पूरा कराने में अहम भूमिका निभाएंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में सशक्त नारी, सशक्त समाज, सशक्त राष्ट्र विषय पर आयोजित संगोष्ठी को संबोधित किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुवे में आयोजित सशक्त नारी, सशक्त समाज, सशक्त राष्ट्र विषय पर आयोजित सेमिनार में संबोधित करते हुए कहा कि यह विषय महत्वपूर्ण है। नारी सशक्त होगी तो ही समाज सशक्त बनेगा। इसी धरा पर भगवान श्री कृष्ण ने सर्व मानव जाति के लिए ज्ञान का, कर्म का संदेश दिया था। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि आज नारी सशक्तिकरण के लिए आवाज उठाना जरूरी है। संसद में महिलाओं के अधिकारों को कुचलने का प्रयास किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले गुजरात को मॉडल बनाया। भारत का मान सम्मान पूरी दुनिया में गूंज रहा है। सीएम नायब सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हरियाणा सरकार महिलाओं के सम्मान की दिशा में लगातार काम कर रही है। बहनों, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की यह पावन भूमि ये हमें संदेश देती है कि न्याय और अधिकार की बात हो तब मौन नहीं, निर्णय आवश्यक है। मौन नहीं बैठना चाहिए, तो उसके लिए निर्णय आवश्यक हो जाता है। आज फिर ऐसा समय हमारे सामने खड़ा हुआ है जब समाज में नारी के अधिकारों के लिए आवाज उठाना आज हम सब के लिए जरूरी है। यह वह समय है जब संसद के अधिकारों के लिए आवाज उठाना हम सब के लिए ये जरूरी है। जिस प्रकार से संसद में महिलाओं के अधिकारों को कुचलने का प्रयास किया गया, मैं धन्यवाद करना चाहूंगा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का। जो उनका विजन है, जो उनकी सोच है, जो उनकी नीति है और जो उनके निर्णय हैं, वो लाजवाब है। कुरुक्षेत्र में गौशाला चारा अनुदान राशि वितरण समारोह का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गौशाला चारा अनुदान राशि वितरण समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने संबोधित करते हुए
कहा कि आज लाडवा एवं थानेसर हलके की 11 पंजीकृत गौशालाओं के लिए 70,24,000 रुपए की चारा अनुदान राशि जारी की गई है। इसे मिलाकर वर्ष 2025-26 में पूरे प्रदेश की 619 पंजीकृत गौशालाओं के लिए कुल 228 करोड़ 58 लाख रुपए की चारा अनुदान राशि जारी की गई है। सीएम नायब सैनी ने बताया कि पंजीकृत गौशालाओं को पिछले 11.25 वर्षों में 526 करोड़ 45 लाख रुपए की चारा अनुदान राशि दी जा चुकी है। उन्होंने कहा कि राज्य में 697 पंजीकृत गौशालाएं हैं, जिनमें लगभग 4 लाख से अधिक बेसहारा गौवंश का पालन पोषण हो रहा है। हरियाणा सरकार द्वारा गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए व्यापक प्रयास किए जा रहे हैं। आज यहाँ पर लाडवा और थानेसर क्षेत्र की विधानसभा की विभिन्न 11 गौशालाओं के लिए आज मुझे यहाँ पर 70,24,000 रुपए की चारा अनुदान राशि ये आज वितरित करने का मौका मिल रहा है। साथियों, मुझे खुशी है कि आज की ये राशि मिलाकर के 25-26 में पूरे प्रदेश में 619 गौशालाएं ये रजिस्टर्ड है और इन गौशालाओं में अब तक हमने 228 करोड़ 58 लाख रुपए की राशि गौ माता के चारे के लिए अनुदान के रूप में दी जा चुकी है। साथियों, ऐतिहासिक है, 258 करोड़ रुपया चारे के लिए ये पिछले वर्ष वितरित की गई है। और साथियों, पंजीकृत हमारी जो गौशालाएं हैं, पिछले अगर 11 वर्षों का हम कार्यकाल देखें, 11 वर्षों में गौ माताओं के लिए, गौशालाओं के लिए 526 करोड़ 45 लाख रुपए की चारा राशि अनुदान हरियाणा सरकार ने दी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर को उनके जन्मदिन पर हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने एक भावुक संदेश देते हुए और तस्वीर साझा करते हुए उनके प्रति अपना सम्मान व्यक्त किया। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने अपने संदेश में मनोहर लाल खट्टर के कार्यकाल की सराहना करते हुए उन्हें हरियाणा के आधुनिक विकास का सूत्रधार बताया। उन्होंने कहा कि हरियाणा में परिवर्तन और विकास की मजबूत नींव रखने वाले हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हम सभी के प्रेरणा स्रोत परम आदरणीय केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर को जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री ने पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के बेहतर भविष्य की प्रार्थना की। पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय ऊर्जा मंत्री के जन्मदिवस के अवसर पर कुरुक्षेत्र में आज हवन कार्यक्रम में भी सीएम सैनी ने सहभागिता की। इस पावन अवसर पर ईश्वर से उनके स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना की और इस दौरान आयोजित रक्तदान शिविर का भी अवलोकन किया और इस जनहितकारी पहल से जुड़े सभी साथियों का उत्साहवर्धन कर इस पुण्य कार्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि समाज के प्रति समर्पण और सेवा भावना से प्रेरित ऐसे प्रयास सुनिश्चित रूप से मानवता के मूल्यों को सशक्त करते हैं। उल्लेखनीय है कि मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व में हरियाणा में कई महत्वपूर्ण प्रशासनिक सुधार और अंत्योदय की दिशा में कार्य किए गए थे, जिन्हें वर्तमान सैनी सरकार निरंतर आगे बढ़ा रही है। हरियाणा के ऊर्जा परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत पर कहा कि हिंदुस्तान की जनता ने सारी पार्टियों को स्कैन कर अच्छी तरह पहचान लिया है कि काम करने वाली पार्टी केवल भारतीय जनता पार्टी है, बाकी तो जुगाड़ हैं। और ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल में इतनी बड़ी जीत हासिल कर इतिहास रच दिया है और भाजपा जहां जहां चुनाव लड़ रही है वहीं भाजपा की जीत हुई है और आगे भी जहां जहां चुनाव होंगे वहीं भाजपा जीतेगी और कमल का फूल खिलेगा। वहीं पंजाब में चुनावों को लेकर ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने कहा कि पंजाब में आगे चुनाव है और गली गली से भाजपा जिंदाबाद की आवाज आएगी। उन्होंने कहा कि पंजाब में पूरी तरह से भाजपा की सरकार बनने जा रही है। इससे पहले अंबाला छावनी स्थित भाजपा कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने जमकर जीत का जश्न मनाया। भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल में इतनी बड़ी जीत हासिल करके इतिहास रच दिया और भारतीय जनता पार्टी जहां जहां पर चुनाव लड़ रही, हरियाणा में जीते, दिल्ली में जीते, बॉम्बे में जीते, बिहार में जीते, अब बंगाल में जीते और असम में जीते और आगे भी जहां जहां पर चुनाव होंगे वहां पर अब भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल खिलेगा क्योंकि हिंदुस्तान की जनता ने
सारी पार्टियों को स्कैन करके अच्छी तरह से पहचान लिया कि काम करने वाली पार्टी केवल एक है, वो भारतीय जनता पार्टी है। बाकी तो जुगाड़ हैं, पारिवारिक जुगाड़ हैं, या सत्ता हथियाने के दल बने हुए हैं। संस्कारित पार्टी, विचारों की पार्टी, देश की पार्टी, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की पार्टी, जिसकी नीतियां हैं हर प्रकार की, शिक्षा की हो, स्वास्थ्य की हो, देश की सीमाओं की सुरक्षा की हो, हर प्रकार की जिसकी नीतियां हैं, आज लोग उसको पसंद कर रहे हैं। और पंजाब में चुनाव होगा, आप देखेंगे गली गली से आवाज आएगी, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। बिल्कुल पंजाब में पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। यमुनानगर के हमीदा क्षेत्र में मामूली कहासुनी के चलते एक व्यक्ति की बेरहमी से हत्या कर दी गई। आरोप है कि पड़ोसी ने अपने परिजनों के साथ मिलकर घर के बाहर टहलने निकले व्यक्ति पर गंडासियों से हमला कर दिया और गंभीर रूप से घायल अवस्था में परिजन जब उसे एक निजी अस्पताल लेकर पहुंचे, वहां से डॉक्टरों ने उसे पीजीआई रेफर कर दिया, लेकिन रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर सिविल अस्पताल यमुनानगर के शवगृह में रखवाया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। यमुनानगर सिटी थाना प्रभारी नरेंद्र सिंह ने बताया कि मामले में परिजनों की शिकायत पर 6 से 7 लोगों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया गया है। वहीं शव को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल में रखवाया गया है। हत्या के पीछे का कारण क्या था, इस बारे में अभी जांच जारी है। हमीदा में रात को एक घटना घटी है जिसमें एक व्यक्ति की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई थी। उसमें हमने उनके परिजनों के बयान पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया है, जिसमें 5 से 6 आरोपी नामजद हैं। अभी फिलहाल पोस्टमार्टम चल रहा है सिविल हॉस्पिटल में, उसके बाद आगामी का सर क्या कारण। फिलहाल जो हमें पता लगा है कि इनके आपस में रात को किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई थी, तो एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पे अचानक हमला किया, जिसकी वजह से उसको चोटें आई और इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। तो सर अभी तो गिरफ्तारी कोई नहीं हुई है। फिलहाल तो हम हॉस्पिटल में आए हैं, बोर्ड से उसका पोस्टमार्टम हो रहा है। बंदी सर नाम है इसका और शादीशुदा है, इसके बच्चे हैं, 35 साल उम्र है। रंजिश क्या रही है सर इनकी? रंजिश तो अब ये पता लगा कि आपस में लड़ाई झगड़ा है और एक ही परिवार के बताए जाते हैं। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत पर देश भर में खुशी का माहौल है और इसी कड़ी में यमुनानगर में कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखने को मिला। यमुनानगर से बीजेपी के विधायक घनश्याम दास अरोड़ा के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया, बधाइयां दी और लड्डू खिलाए। इस दौरान ढोल की थाप पर यमुनानगर विधायक और बीजेपी के कार्यकर्ता जमकर नाचे। रतिया में ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों के खिलाफ पुलिस ने सख्ती बढ़ा दी है। संजय गांधी चौक पर सुबह ट्रैफिक पुलिस ने विशेष अभियान चलाते हुए नियमों की अवहेलना करने वालों के चालान काटे। करीब 20 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई और लोगों को नियमों का पालन करने की सख्त हिदायत दी गई। फतेहाबाद जिले में ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए पुलिस लगातार सक्रिय नजर आ रही है। इस दौरान बिना हेलमेट, बिना नंबर प्लेट और अधूरे कागजात वाले वाहनों पर कार्रवाई की गई। बुलेट मोटरसाइकिल चालकों पर भी विशेष नजर रखी गई और नियमों की अनदेखी करने वालों को बख्शा नहीं गया। यमुनानगर में सिविल अस्पताल की 100 फुट से ज्यादा दीवार तेज आवाज के साथ गिर गई, जिसका निर्माण कुछ महीने पहले ही हुआ था। अब कॉलोनी वासियों को अपने मकानों के नुकसान की चिंता सताने लगी है। कॉलोनी वासियों ने जिला प्रशासन और पीडब्ल्यूडी और स्वास्थ्य विभाग से इस संबंध में तुरंत कार्रवाई करने की मांग की है। यमुनानगर सिविल हॉस्पिटल की बाउंड्री वॉल का निर्माण कुछ महीने पहले ही हुआ था और अस्पताल की बिल्डिंग के निर्माण के साथ साथ इस बाउंड्री का निर्माण भी स्वास्थ्य विभाग ने पीडब्ल्यूडी विभाग से करवाया था। पिछले 4 महीनों से इस दीवार में धीरे धीरे गैप बढ़ने लगा था, जिससे इसके कभी गिरने की शंका थी, जो अचानक रात को गिर गई। कॉलोनी निवासियों ने पीडब्ल्यूडी व स्वास्थ्य विभाग से तुरंत इसके समाधान की मांग की। सरकारी अस्पताल यमुनानगर में पीडब्ल्यूडी और ठेकेदारों ने दीवार बनवाई थी जो 13.5 इंची है, पर उसके बारे में हमने 3 बार कंप्लेंट करी है, दिसंबर में, फरवरी में और उसके बाद भी, भाई इसकी मरम्मत कराई जाए जहाँ ये गिर जाएगी। अब रात ये दीवार गिर गई है, इस करके कृपा करके जल्दी तो जल्दी इस पर कार्रवाई की जाए और दीवार नए सिरे से अच्छी तरह बनाई जाए, ताकि जो कल को ना हॉस्पिटल को कोई प्रॉब्लम हो ना हमें कोई प्रॉब्लम हो। तो आप देख रहे थे हरियाणा के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।